हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मिर्ज़ा खुर्शीद का क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्ज़ा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़दिए आ जुटते हैं। मिर्ज़ा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती है। मियाँ बीबी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यही चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती है। यही स्वयंसेवक टिकते हैं, यही उनके प्रोग्राम बनते हैं, यही से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजदूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसीलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए है, महीन धोती और पम्पशू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती है और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब दुनिया को यही लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू बाल रहा है कि मिर्ज़ा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्ज़ा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्ज़ा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न सका था। काजा करते डरता था और मिर्ज़ा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्ज़ा जी कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार न करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदली। बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी? मिर्ज़ा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं।
जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही के गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसों से वह मिलना भी पसंद न करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लड़के मालूम थे जिनसे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छिलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काहिया हो गया था कि पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में रहता है वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे ज़रूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया सूद पर दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊँ, खा पीकर सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती है और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह दुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सव पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और जुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। पोरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए एक जापानी गुड़िया और जुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई, बिस्तर भी बंधा गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम्हीं लोगों पर छोड़े जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोज़ा रखने वाले रोज़ा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता, अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा था, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते थे। इतने में भूरे इक्का लेकर आ गया। भी दिन भर का धावा मार कर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है। वही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो
घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। बूढ़े ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया? एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गाँव में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली, पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही है और होरी गंडासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़कर काम लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहा। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ उक न कटे। होरी ने विष का घुट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू कर दिया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्रायः 1 जून तो चबेने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिलता, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दीन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम लेने न पाता तो ताज़ा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियाँ पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियाँ ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेंध में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, अब से तो दिन भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मुठ पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दीन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औंगी न देना चाहिए। दाता दीन ने लाल आंखें निकाली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई, नहीं बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली, भीख मांगो तुम, जो भिखमंगों की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गंडासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़े के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र किसी अंधशक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था और सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया, मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गंडासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्टा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए, मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई
और उसका सिर अपने जांग पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती, क्या करूं लाला जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सबर कर गई, अब सबर नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगूठियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वो बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वो क्या तुमसे छिपा है? उसे भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ जान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती ही नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना की, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों को भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तो रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो आया था। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपने छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है, और आज उसे आंखों देखकर मानो उसको जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में तो था, और इतने नियरे रहकर भी कभी चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बखरा करने में लगी हुई थी, लेकिन जुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले।
पर जुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए ऐना कंघी लाए हैं भाभी। जुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी न चाहिए, अपने पास रखे रहे। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। जुनिया ने टोपी उतार फेंकी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले जुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वही बैठ गया और चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आई, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारदारी थी, जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहे पहने, मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलियान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है, उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी जी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सौवाइन 1 पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब देगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्राक और टोप और जूता पहना कर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और जुनिया के मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। जुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, जुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे, दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़ाए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमानसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के साजे में है, वो बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यूं भी कम न थी। ये हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी ये मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका।
3-3 साल को चले जाएंगे तीनों, यो न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि जुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए डांड के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर, उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था। अमर के रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा न हो। जिसके पास पैसे है वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे न हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं देखता कैसे कोई एक ढेला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, नहीं घर से भागते ही क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकालो। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद, लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने ही में लग गया। अम्मा जाने देगी तब तो? अम्मा क्यों न जाने देगी? उनसे मतलब? वाह वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेसी करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्ल कुछ काम नहीं करती। क्यों मुंह फुलाए हुए है? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। उख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया, न बोला। वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछ लिया, कब आए गोबर? मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी। मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। भी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे। और यह गवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे है, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उसे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते।
भवनिया को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनि में खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना, तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं, हाँ 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐड कर रह गए, लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो हो रहे गोबर, सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो, माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो टांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर, कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज भूल गया है, अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वाकर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर, ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी, अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने 150 रुपए हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है, कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो, बड़ा मुदगन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोतो, अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मुझों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया, यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। गुटे दूधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वो लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहे करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपए डांड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। बोलो, इसीलिए कि घर में रोटी न थी।
रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था। लड़के की अकल जैसे खुल गई है, ऐसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बास की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूँ, दौड़कर गोबर को पकड़ लाओ। तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़िया समेटकर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूँ सबसे मिलता हो, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। राजा की नौकरी में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौदे जूते भी मैसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, सवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यो ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा कुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तो मार रहा हूँ। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वो हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। असामी से गट गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भराया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चिंत हो जाओ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे,
कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती? नहीं, वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वही चल कर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा है तो वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर में के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने कान देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं? रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधी नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता से कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध भेजो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे स्वर से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है? मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही है बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद है? सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था।